गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम खरपतवार जो शाकनाशियाँ चल रही थी उनके हमने पढ़ा था कि शाकनाशियों का जो वर्गीकरण है वो पढ़ा था हमने। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे कि जो खरपतवारनाशी या शाकनाशी जो है उनके क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या उनकी हानियाँ हो सकती है। तो हम खरपतवारनाशियों की क्या पढ़ेंगे, लाभ पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, खरपतवारनाशियों के लाभ। देखो खरपतवारनाशियों के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो खरपतवारनाशियाँ होती है, जो रसायन होते हैं उनके सबसे पहले हम बात करते हैं। जैसे आपके अपने खेतों में चलते हैं हम, जैसे मान लो अभी लगातार बरसात हो रही है, आपके खेत में लगातार बरसात होने के कारण क्या होता है कि आप निराई गुड़ाई यंत्रीकरण का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ पर हाथ से निराई गुड़ाई नहीं कर सकते वहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति में आप केवल और केवल किसके द्वारा, रसायनों के द्वारा ही खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि जो पहला लाभ है या कह सकते हैं प्रॉफिट जो पहला है वो क्या है कि लगातार वर्षा की स्थिति में भी रसायनों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करना संभव है। लगातार वर्षा होने पर भी खरपतवारों का नियंत्रण करना संभव है। किसके द्वारा? शाकनाशियों के द्वारा। शाकनाशियों के द्वारा। किसके द्वारा? शाकनाशी। और शाकनाशी एक प्रकार के क्या है? रसायन है। क्या है? रसायन है। एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पर कि लगातार वर्षा हो रही है, उस स्थिति में आप क्या नहीं कर सकते, वहाँ पर निराई गुड़ाई की क्रिया नहीं कर सकते, खरपतवारों का नियंत्रण नहीं कर सकते। इसी प्रकार उस स्थिति में हम किसके द्वारा संभव हो सकता है ये शाकनाशियों का नियंत्रण? रसायनों के द्वारा या शाकनाशियों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं कि जैसे मान लो आप छिटक कर क्या कर रहे हो, खेत में बुआई कर रहे हो। किस विधि से? छिटक कर क्या कर रहे हो, खेत में बुआई कर रहे हो, यानी कि जैसे बिखेर कर जिसे बोलते हैं बीजों को बुआई। यानी कि एक तो होता है कि जो यंत्र होते हैं, सीड ड्रिल होती है, उसके द्वारा बिजाई की जाती है, और एक बिखेर कर क्या किया जाता है, इसकी बिजाई की जाती है। तो दोनों तरह से होती है। तो यदि बिखेर कर बुआई की जा रही है तो वहाँ पर यंत्रों का प्रयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मध्य जो अंतराल होता है वो निश्चित नहीं होता है, और निश्चित नहीं होने के कारण यंत्रों का जैसे ही हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पौधे कटने का डर रहता है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर हम किसके द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं? छिड़क कर बुआई की गई फसलों में खरपतवार नियंत्रण किसके द्वारा किया जा सकता है? शाकनाशियों के द्वारा। किसके द्वारा? शाकनाशियों के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो चीजें हमारे पास क्लियर हो गई है, लगातार वर्षा होने की स्थिति में, और यहाँ पर दूसरा कौन सा है? छिड़ककर बुआई की गई फसलों में या खेतों में क्या किया जा सकता है? यहाँ पर शाकनाशियों के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप यंत्रों के द्वारा खरपतवारों को नष्ट करते हैं, किसके द्वारा? यंत्रों के द्वारा जब खरपतवारों को नष्ट करते हैं तो नष्ट करने पर आपको जब वो पौधा अंकुरित होता है, बड़ा होता है थोड़ा सा, जैसे 3-4 पत्तियां होती है, तब जाकर आपको पहचान में आता है, और उसके बाद में आप क्या करते हो? यंत्रों के द्वारा उसका
नियंत्रण करते हो, उसको उखाड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर यदि पौधा बड़ा हो जाए तो भी रसायनों के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। यदि पौधा छोटा है उस समय भी हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं, या अंकुरण होने से पहले भी क्या कर सकते हैं, खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ी थी कि खरपतवारनाशी जो शाकनाशी है उनकी बुआई का समय हमने पढ़ा था कि उसमें एक तो बुआई से पूर्व, दूसरा समय था बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। यानी कि हमने बात की थी वहां पे स्पेशल तौर पर कि खरपतवारों के अंकुरण से पहले, किसके अंकुरण से पहले, खरपतवारों के अंकुरण से पहले हम क्या करते हैं, उसमें शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो प्रकार था हमारे पास वो कौन सा था आपका, कि जब खरपतवार अंकुरित हो जाते हैं, फसलें अंकुरित हो जाती है, उसके 20 से 25 दिन या 20 से लेकर औसतन 35 दिन के बीच में, ये औसतन समय होता है 20 से लेकर 35 दिन के समय के अंतराल पर, जब आपका जो पौधे हैं या खरपतवार 3 से 4 पत्तियों तक के हो जाते हैं, उस अंतराल के बीच में हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि अंकुरण के बाद, पोस्ट इमरजेंस, उसके बाद में हम खरपतवारनाशियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जब खरपतवार अंकुरित हो जाते हैं उसके बाद में यंत्रीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। लेकिन इसमें नियंत्रण करने के लिए हमें कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। हम अंकुरण से पहले भी कर सकते हैं, अंकुरण के बाद में भी कर सकते हैं, छोटे पौधों का भी नियंत्रण कर सकते हैं तथा बड़े बहुवर्षीय पौधे होते हैं उनका भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके अंदर अंकुरण से पहले, अंकुरण के बाद तथा बहुवर्षीय कंटीले खरपतवारों का नियंत्रण भी किसके द्वारा, शाकनाशियों के द्वारा किया जा सकता है। ये चीज समझ में आ रही है आपके? यानी कि यंत्रों के द्वारा तो हम कब कर सकते हैं, उसके अंकुरण के बाद में उसको पहचान कर हम क्या कर सकते हैं, शाकनाशियों का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि उसके अंदर हम जैसे रसायन है तो अंकुरण से पहले जब बीज अवस्था में होता है तब भी खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं और अंकुरण के बाद में भी उनको नष्ट कर सकते हैं, तथा बहुवर्षीय और कंटीले जो खरपतवार होते हैं उनका भी नियंत्रण हम किसके द्वारा कर सकते हैं, शाकनाशियों के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं हम जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं उनमें काष्ठ का निर्माण हो जाता है और यंत्रों से उनका नियंत्रण करना संभव नहीं होता है। इस वजह से उनके अंदर काष्ठ के निर्माण के साथ साथ ही उनमें क्या हो जाता है, उनमें कांटे उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण हम हाथों से उन्हें उखाड़ कर नहीं फेंक सकते। कोई भी व्यक्ति उनको हाथों से उखाड़ कर नहीं फेंक पाता है। इस वजह से उनका नियंत्रण भी किसके द्वारा किया जाता है, बहुवर्षीय काष्ठीय खरपतवारों का नियंत्रण भी किसके द्वारा किया जा सकता है, शाकनाशियों के द्वारा किया जा सकता है। शाकनाशियों के द्वारा किया जा
सकता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें तो आपकी जैसे मान लो उबड़ खाबड़, कैसी भूमि है, उबड़ खाबड़, ऐसे भूमि है, ऐसे मतलब समझ रहे हो, उबड़ खाबड़ का मतलब ऐसी भूमि है। तो इस भूमि में लगातार आप यदि यांत्रिक या यंत्रों का प्रयोग कर रहे हो तो भूमि कैसी हो जाती है, मृदा की ऊपरी सतह कैसी हो जाती है, पोली हो जाती है। कैसी हो जाती है, पोली हो जाती है, या कह सकते हो आप भुरभुरी हो जाती है, जिसके कारण वायु और जल के द्वारा मृदा का क्या होता है, शरण होता है। और मृदा का शरण होने के कारण वहां पर पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और कमी होने के कारण क्या हो जाता है, उत्पादन में क्या हो जाती है, कमी आती है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रसायनों का या शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। और शाकनाशी के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर शाकनाशी का प्रयोग करके हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और इससे हमारी मृदा भी क्या ऊपर, इस जो ऊपरी परत रहेगी वो भी सख्त रहेगी। और इसके अलावा हमें जो खरपतवारों से नुकसान हो रहा था उससे भी भरपाई हो जाएगी, उसकी भी कमी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, इसका लाभ है। तो यहाँ पर मैं एक साथ लिख दूंगा इसको, एक साथ किसको, असमतल भूमि, भूमि व अधिक मृदा कटाव वाले क्षेत्रों में, वाले क्षेत्रों में, वाले क्षेत्रों में शाकनाशी, किसका रे, शाकनाशी रसायनों का प्रयोग कर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि जैसे ही आप क्या करते हो, रसायनों का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो, रसायनों का। और रसायनों का प्रयोग करने के साथ साथ क्या व्यक्तियों की ज्यादा आवश्यकता होती है, मजदूरों की ज्यादा आवश्यकता होती है, नहीं होती है। चाहे से 2-4 आदमी क्या कर सकते हैं, उसके अंदर रसायनों का छिड़काव कर सकते हैं पूरे खेत में। जबकि मान लो आपके पास 4 हेक्टेयर खेत है, उसके अंदर मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा लगती है। तो यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं कि इसके लाभ में श्रमिकों की आवश्यकता कम, श्रमिकों की आवश्यकता कम, तथा साथ ही साथ यहां पर श्रमिकों की आवश्यकता कम हो जाएगी। श्रमिकों की क्या हो जाएगी, आवश्यकता कम होगी। तो इसके साथ साथ आपकी जो लागत में कमी आएगी, नहीं आएगी, यानी कि फसल का जो खर्चा हो रहा है उसमें कमी होगी, नहीं होगी, कमी होगी। तो इसके साथ साथ आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। उत्पादन और उत्पादकता में अंतर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और नहीं जानते तो हम अगले वीडियो में आसानी से इसको पूरे विस्तार से पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर श्रमिकों की आवश्यकता कम, तो आपकी लागत में कमी, लागत में कमी होगी, लागत में कमी होगी, लागत में कमी होगी। तो क्या बढ़ जाएगी, आपकी उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। लागत में कमी होने से उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। उत्पादकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ पर उत्पादकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो, बहुवर्षीय काष्ठीय खरपतवारों का नियंत्रण शाकनाशी रसायनों के द्वारा किया जा सकता है, जबकि यांत्रिक विधियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। असमतल भूमियों में यानी कि रसायनों का प्रयोग करके अधिक मृदा कटाव वाले क्षेत्रों में यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, शाकनाशी रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है, किसमें, शाकनाशी रसायनों में। जबकि लागत में कमी होने से उत्पादकता क्या हो जाती है, स्वतः ही बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा आगे यदि बात करें तो इसके अंदर हम आगे एक चीज और समझा सकते हैं। यहाँ पर देखो, इसके अंदर हम जैसे ही क्या करते हैं, खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं,
तो आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में या आपके खेत के अंदर जब आप निराई गुड़ाई की क्रिया करते हो तो पौधों की जड़ें कट जाती है, पौधों की जड़ों में नुकसान होता है। तो यहां पर शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करें, यंत्रों का प्रयोग ही नहीं करें तो पौधों की जड़ें क्या होगी, नहीं कट पाएगी। तो पादपों की जड़ें सुरक्षित रहती है। जबकि आप लिख सकते हो इसके अंदर, जबकि आप क्या लिख सकते हो इसके साथ साथ कि यांत्रिक विधियों में जड़ों को भारी नुकसान होता है। जड़ों को क्या होता है, भारी नुकसान होता है। क्या होता है, भारी नुकसान होता है। क्या होता है, भारी नुकसान होता है। ठीक है, तो ये तो कुल मिलाकर इसके क्या थे, लाभ थे। क्या थे, लाभ। यहां पर लाभ की जानकारी प्राप्त कर ली। खरपतवारनाशी जो रसायन है उनके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये तो क्या है इसके लाभ। और अब पढ़ते हैं इसकी हानियां। तो हानि पढ़ने के लिए तैयार हो गए आप लोग। हानि में कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसका उल्टा पुल्टा कर दो, हानियां हो जाएगी। देखो खरपतवारनाशियों की हानियां ऐसे लिख सकते हैं इसके अंदर, या की हानि। देखो खरपतवारनाशियों की हानि या रसायनों की हानि भी लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले हानि तो यही आती है कि किसान बेचारा जानकार नहीं होता है इन रसायनों के बारे में और उल्टी पुल्टी क्या कर देता है उसके अंदर। उल्टी पुल्टी का मतलब जानते हो, उल्टी पुल्टी का मतलब जानते हो नहीं जानते? अरे उल्टी पुल्टी का मतलब जानते हो नहीं जानते? अरे गेहूं की किस्में बाजरे में और बाजरे की गेहूं में दे देते हैं। तो इस वजह से जानकारी के अभाव में रसायनों का गलत प्रयोग, जानकारी के अभाव में रसायनों का जानकारी के अभाव में क्या हो जाए, रसायनों का गलत प्रयोग। ये तो है पहली हानि कि अरे आपको जानकारी नहीं है, अरे कक्का ही नहीं आता आपको और पढ़ने लगे किताब, आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर किसान को जानकारी नहीं है, उसको ये तो पता है कि इसको देने से खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, हमारे जो चीलवार सत्यानाशीर ये है ये नष्ट हो जाएंगी। लेकिन क्या हो जाएगा, चीलवा जानते हो ना, जिसे आप किताब की भाषा में बथुआ बोलते हो। क्या बोलते हो? बथुआ। ठीक है, तो जानकारी के अभाव में रसायनों का प्रयोग, गलत प्रयोग। ठीक है, इसी के साथ अब मान लो किसान ने क्या कर दिया, खरपतवारनाशी का फसल में छिड़काव कर दिया। क्या कर दिया? खरपतवारनाशी का फसल में छिड़काव कर दिया। और जब तक किसान को पता लगता है कि मैंने ये गलत प्रयोग कर दी, तब तक उसको बाद में पता चलता है, यानी कि उसको कब पता चलेगा, जब उसका उल्टा प्रभाव होगा कि फसल नष्ट हो जाएगी, खरपतवार बच जाएंगे और फसल नष्ट हो जाएगी, तो तब पता चलेगा। तब तक वो पूरी फसल क्या हो जाती है, उसकी बर्बाद हो जाती है। यहां पर इसका कहने का अर्थ यही है कि किसान के पास सूचक पौधा नहीं है कि किसके ऊपर प्रयोग करे कि वो जल्दी से क्या हो जाए, उसका प्रभाव उत्पन्न कर दे। तो सूचक पौधे के अभाव में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ती है। सूचक मतलब, सूचक जानते हो गाड़ियों में क्या क्या सूचक चिन्ह होते हैं? क्या क्या होते हैं? आपके इंडिकेटर होते हैं ना, इंडिकेटर जानते हो? हाँ, तो वही होते हैं सूचक। तो सूचक होता है उसको इंडिकेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडिकेटर बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो सूचक पौधे के अभाव में, पादप के अभाव में जब तक किसान को पता चलता है तब तक भारी नुकसान हो चुका होता है। ठीक है,
अभाव में किसान को पता चलने तक खेत में भारी नुकसान हो जाता है। ये कब हो जाता है? जब आपकी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तब, यानी कि गलत रसायन का प्रयोग कर दिया तो अब आपके पास सूचक पादप नहीं है। कौन सा पादप नहीं है? सूचक पौधा। और सूचक पौधा होता है कि यदि हम रसायन का प्रयोग करें तो तुरंत प्रभाव दिखाए, तुरंत क्या करे, अपना प्रभाव दिखाए और वो नष्ट हो जाए या फिर क्या हो जाए, बच जाए। तो इस प्रकार सूचक पादप के अभाव में किसान को पता चलने तक खेत में भारी नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, रसायनों को कहाँ पे डाल रहे हैं? मृदा में डाल रहे हैं, पेड़ पौधों के ऊपर डाल रहे हैं। तो आपको पता है कि पेड़ पौधों में और मृदा में इसका जो अवशेष है वो बचा हुआ रहता है, जो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। मृदा में रहता है तो मृदा को क्या कर देता है? दूषित कर देता है, और पादपों में आकर हमारे शरीर में आता है तो हमें क्या कर देता है? दूषित कर देता है। तो इसके रसायनों के प्रभाव लंबे समय तक होने के कारण ये क्या करते हैं? जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं? दुष्प्रभाव डालते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर रसायनों के प्रभाव लंबे समय तक होने के कारण कहाँ पर होते हैं? मृदा में और पौधों में, दोनों में हो सकते हैं। तो लंबे समय तक होने के कारण जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव क्या करते हैं? डालते हैं, जिसके कारण इनका क्या होता है? ये एक प्रकार की हानि है, एक प्रकार की। इसके बजाय तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? इसके बजाय तो हम यांत्रिक विधियों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? इसके अंदर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं, जो आगे वाली हानि है इसमें क्या है कि जब हम क्या करते हैं? रसायनों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो जब छिड़काव करने वाला जो किसान होता है उसके अंदर ये दवाइयां प्रवेश कर जाती है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उसको प्रभावित करती है। लगातार उसके संपर्क में रहने के कारण किसान क्या हो जाता है? जल्दी रोगग्रस्त हो जाता है। यानी कि ये चीज़ समझ में आ रही है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के आसपास खेतों में भी रसायनों का प्रयोग होता है तो उसकी बदबू आपके घर तक आती होगी, या आपके पड़ोस के खेत में यदि किसी ने क्या कर दिया? रसायनों का छिड़काव कर दिया तो उसकी बदबू या उसका जो प्रभाव है वो आपके खेतों तक भी आता होगा। और आपने देखा होगा कि कोई भी रसायन हम यदि प्रयोग करते हैं तो जो प्रयोग करने वाला किसान होता है उसके अंदर सूक्ष्म मात्रा में क्या हो जाता है? उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण उसको भी भारी हानि हो सकती है। तो लगातार लंबे समय तक रसायनों के प्रयोग के कारण किसान रोगग्रसित हो जाता रोगग्रसित मतलब कोई भी रोग हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके कुछ क्या थी? हानियां थी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर खरपतवारनाशियों की हानियां कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जैविक नियंत्रण, खरपतवारों का क्या? जैविक नियंत्रण। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो, इसके साथ ही हम जैविक नियंत्रण पढ़ते हैं, और इसके साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा? आपका ये लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा, और आज कंप्लीट होने के साथ साथ ही आपका टेस्ट भी है। तो आप जो भी टेस्ट देना चाहें
तो हमारे से कांटेक्ट करें या हमारा जो चैनल है उसके ऊपर आप सब्सक्राइब करके उसके ऊपर जुड़ सकते हो, तथा आप इसके अंदर हमारे कांटेक्ट नंबर है, इन पर आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद में आपको पेपर मिल जाएगा और पेपर आप देखकर क्या कर सकते हो, अपना मूल्यांकन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ते हैं जैविक नियंत्रण। देखो ये तो पहले तो हमने पढ़ा यांत्रिक नियंत्रण, ठीक है, यंत्रों के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि रसायनों के द्वारा नियंत्रण, ठीक है। इसके बाद में आगे पढ़ रहे हैं हम जैविक नियंत्रण, यानी कि किसी भी जीव के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा, चाहे से जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, कवक हो सकता है, कीट हो सकता है, या आपके कुछ पौधे भी होते हैं ऐसे जो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करके खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैविक नियंत्रण किसका, खरपतवारों का, भूल मत जाना, किसका नियंत्रण पढ़ रहे हैं हम, खरपतवारों का नियंत्रण पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण में हम पढ़ रहे हैं कि जैविक नियंत्रण होता कैसे है। देखो इसमें जैव अभिकर्ता, जैव अभिकर्ता, ये जैव अभिकर्ता होता है, यानी कि इसमें कोई भी जीव हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, जीवाणु, वायरस, कवक या कीट, ठीक है, या पक्षी, कोई भी हो सकता है। तो ये क्या, जैव अभिकर्ता खरपतवारों को खाकर नष्ट कर दे, खरपतवारों को खाकर नष्ट कर दे, तो इसे क्या कहते हैं, जैविक नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक नियंत्रण कहते हैं। तो यहाँ पर जैव अभिकर्ता किसी भी खरपतवार को खाकर नष्ट कर दे तो ये क्या कहलाता है, आपका जैविक नियंत्रण कहलाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि खरपतवारों को कुछ इस हद तक कम कर दे, इस हद तक कम कर दे कि फसल में होने वाली हानि नगण्य हो जाए, इस हद तक कम कर दे कि खरपतवारों से होने वाली हानि फसल में नगण्य हो जाए। नगण्य का मतलब शून्य के बराबर हो जाए। हानि तो होगी, इतना तो नहीं, पूर्ण रूप से तो जैविक नियंत्रण पूर्ण रूप से तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हम नियंत्रण करेंगे उससे क्या हो जाएगा, खरपतवार से होने वाली जो हानि होगी नगण्य हो जाएगी। नगण्य का मतलब बहुत ही कम हानि होगी। ठीक है, तो जैविक नियंत्रण, और जैविक नियंत्रण के लिए कुछ निम्न बिंदु है कि वो जैव अभिकर्ता के लिए, किसके लिए, जैव अभिकर्ता के लिए निम्न बिंदु है। जैव अभिकर्ता की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, जल्दी से जनन करने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जल्दी से जनन करना, यानी कि जल्दी या क्या, ज्यादा मात्रा में जनन करने वाला या ज्यादा संख्या बढ़ाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने क्या किया है, एक फसल के अंदर क्या किया है, जैव अभिकर्ता को लाकर डाला है। अब जैव अभिकर्ता यदि वृद्धि कर लेगा, अपनी संख्या में वृद्धि कर लेगा, तो वो क्या करेगा, जो पादप होगा उसको क्या करेगा, जल्दी से खाकर नष्ट कर देगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो फसलों को भी खाएगा, तो उसकी एक विशेषता ये भी होती है कि वो किसी विशेष प्रजाति के पादप के अलावा किसी अन्य पादप पर आश्रित नहीं होना चाहिए, आश्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार वो वहां की जलवायु के प्रति भी सूटेबल होना चाहिए, यानी कि जलवायु सहन ही नहीं कर पाया तो वो तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा, वो क्या खाक नष्ट कर पाएगा खरपतवारों को। ठीक है, तो उसकी जलवायु है, जलवायु के अनुसार अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि
जलवायु के अनुकूल होना चाहिए, जलवायु के क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ विशेषताएं हैं, इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, और आप लगातार क्लास देखते रहिए। यदि आप क्लास देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, और ध्यान से सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको ऑफलाइन क्लास की तरह आभास होगा। यदि समझ में नहीं आता तो एक बार दोबारा प्ले करके देख सकते हो आप क्लास को। ठीक है, अब आगे का जो मैटर है, अगला लेसन स्टार्ट हो जाएगा कल से आपका, और उसे आप बी पॉजिटिव क्लासेस पर आप लगातार देखते रहिए और शेयर कीजिए इसको, चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी अपनी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से ला सके। ठीक है, धन्यवाद।